आपके समय में उस वक्त सिर्फ सेवर्स थे इस देश में, इन्वेस्टर्स तो शायद थे ही। उस दौरान से और आज तक लोगों में क्या आपके मुताबिक बदलाव आया? 80% लिटरेट पीपल है अपना भारत देश में। फाइनेंशियल लिटरेट्स ओनली 27% है। 66% ऑफ आवर हाउस होल्ड सेविंग्स goes into real estate and gold. 34% of it is only going towards financial assets. उस 34% में 40% goes into the banking. 10%, 5% comes into the mutual funds. आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो AUM है वो 20 साल में भारत की GDP का 50% हो जाए। 10-15 साल में हम लोग 50% आराम से पहुंच जाएंगे। We are confident of achieving it. सिंपल है कि इस बहुत ही खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज आपको मिलवा रहा हूं एक फाइनेंस जगत के लेजेंड से। अपने जीवन के 40 साल से ज्यादा इन्होंने भारत की आज जो बूमिंग फाइनेंस सेक्टर है उसको करीब से देखा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के DMD के पद पर वो रिटायर हुए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हर तरह का काम किया। और सबसे अहम चीज़ ये थी कि जो इंटरनेशनल बैंकिंग है उसमें 200 से भी ज़्यादा ऑफिसेज को मैनेज किया विदेश में। आज भारत में एक लहर है म्यूचुअल फंड्स की, SIP की, और जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है AMFI, उसके CEO हैं वेंकट चलसानी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आप तो बैंकर रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ आपने हर पहलू देखा है फाइनेंस का, तो आपसे ज़्यादा ज्ञान और कहाँ से पा सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपका प्रोग्राम में मेरे को आमंत्रित करने में मैं बहुत आभारी हूँ। और इस प्रोग्राम के बारे में तो बहुत देखा हूँ और मैं खुद उत्सुक हूँ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये बताइए सर कि भारत में तो बहुत कुछ बदला जब से आपने अपना करियर शुरू किया, और आज आप एक ऐसी संस्था को हेड कर रहे हैं जिनके कारण और जिनके एफर्ट के कारण इकोसिस्टम ने भी उसको सपोर्ट किया, रेगुलेटर ने किया, लेकिन AMFI ने जो काम म्यूचुअल फंड सही है क्या किया, जिसके कारण आज इतने SIPs हो रहे हैं, लोग निवेशक हो रहे हैं। आपके समय में उस वक्त सिर्फ सेवर्स थे इस देश में, इन्वेस्टर्स तो शायद थे ही। तो उस दौरान से और आज तक लोगों में क्या आपके मुताबिक बदलाव आया? ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोग आप 2014 पहले तो अपना स्केर्सिटी, जैसा मेरा ज़माने से चालू यदि करेंगे, उस ज़माने में तो स्केर्सिटी था। कोई भी चीज़ मिलना है तो लेना है, भी वॉच खरीदना है, स्कूटर खरीदना है, गाड़ी लेना है, कोई भी चीज़ लेना है तो मेरे को हम उस ज़माने में तो 6 महीना सालों भर वेट करना पड़ता था। आज का तारीख में वो स्केर्सिटी तो स्केल हो गया बस। और उस ज़माने में लोग ये सोचते थे कि हमको जो भी पैसा कमा रहा है इट इज़ अ हार्ड एंड मनी एंड आई नीड टू प्रोटेक्ट माई मनी। दैट्स द फर्स्ट एंड बेसिक फिलॉसफी जो अपन को सिखाते थे। जैसा मैं भी 1983 में जब बैंक ज्वाइन करने के लिए गया था, निकला था अपना घर से, तो मेरा माताजी ने यही कहा कि आप बहुत हार्ड एंड काम करके कमा रहे हो, आप उस पैसा को आप protect your money. That's the basic philosophy we were looking at. Today, people have realized that it's not just saving the money, it's a hard-earned money, and I should make my money work to give me the necessary returns. It's not just that I'm going to work hard, even my money that I'm going to save need to work. And that's where there is a move from savers to the investors. आपके जो बैंकिंग के जो आपके पेयर्स हैं या जूनियर्स हैं, कहीं उनमें से अब
सीनियर पोजीशंस पे भी होंगे, क्या नाराज रहते हैं आपसे? क्योंकि आजकल डिबेट ये है कि म्यूचुअल फंड्स ने बैंक डिपॉजिट्स को खा रहे हैं। ये डिबेट आप मानते हैं क्या? नहीं नहीं, सही बात है विवेक जी, लेकिन मैं अपना बैंकर दोस्त, क्योंकि बैंकर और म्यूचुअल फंड दोनों में हूँ अभी, बैंकर दोस्त को सब लोग को ये है कि लिक्विडिटी जो है सिस्टम में, वो लिक्विडिटी जैसा पैसा जो बैंक से म्यूचुअल फंड में आएगा, म्यूचुअल फंड वाले या तो शेयर्स खरीदेगा या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, G-Secs में इन्वेस्ट करेगा, वो पैसा वापस बैंकिंग सेक्टर में या वापस आता है। इसका मतलब लिक्विडिटी जो सिस्टम में जो है, वो तो लिक्विडिटी सिस्टम में रहेगा ही रहेगा। लिक्विडिटी सिस्टम से बाहर जब जाएगा, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू होगा या FPIs पैसा विड्रॉ करेगा, उस समय तो लिक्विडिटी गोज आउट ऑफ द सिस्टम। यहाँ म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लिक्विडिटी सिस्टम में ही रहेगा। बट ये बात तो सही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स, माने जैसे आप और मैं सेविंग्स बैंक में जो पैसा रखते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट में जो पैसा रख रहे हैं, उस पैसा जाके म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, और वो म्यूचुअल फंड जब ये कॉर्पोरेट्स में या किसी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो रिटेल इन्वेस्टमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। इतना ही हो रहा है, देयर इज ए चेंज, बट ओवरऑल लिक्विडिटी इन द सिस्टम में एक पैसा का भी कमी नहीं होता है। तो मैं अब जब भी मेरा बात होता है अपना बैंकर दोस्त लोगों को, मैं यही कहता हूँ कि यस, आपका सेविंग्स बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट कम हो रहा होगा, बट आपका माने करंट अकाउंट में तो पैसा आ रहा है, बट सा और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में कम हो रहा है। जैसा आप फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकते हो, मैं फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकता हूँ, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट के जगह में मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ। जब म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ, उसके पास सरप्लस पैसा जो है वो बैंक में ही डालेगा। वो यदि कॉर्पोरेट बॉन्ड लेगा तो बैंक में ही जाएगा वो पैसा, बट इट इज गोइंग इन टू द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स बैंक एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो उसका थोड़ा एसेट लाइबिलिटी मिसमैच जो है वो तो थोड़ा इम्पैक्ट रहता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो सब वहीं से कहते हैं ना, आती है। निम्स जो कई तरीका है बैंकर्स को, अभी बैंकर वाला तो बहुत स्मार्ट है, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंकर्स आर इम्प्रूविंग, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है बैंकर सेक्टर का। इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, टच वुड, एवरीथिंग इज डूइंग वेल। So they have the ways and means, and recently Reserve Bank of India did permit mergers and acquisitions में भी participate करने के लिए बैंकिंग सेक्टर का, और बैंकिंग का एवेन्यूज बहुत है, तो उनको इतना विचार सोचने का या टेंशन लेने का जरूरत मैं नहीं तो है। यही सोच रहा था कि आप क्योंकि बैंकिंग के रहे हैं और आज आप ऐसा ड्राइव कर रहे हैं इसको म्यूचुअल फंड को, कि नाराज होते होंगे आपसे कि क्या कर दिया आपने। विवेक जी, एक और डेटा पॉइंट में बताता हूँ, मैं डेटा पॉइंट में थोड़ा बिलीव करता हूँ। हाँ, मैं उस पर भी जैसा आऊँगा। हाउस होल्ड सेविंग्स यदि ले रहे हैं, 100 रुपया यदि हाउस होल्ड सेविंग आपका और मेरा हाउस होल्ड सेविंग यदि है, उसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जो है जैसा गोल्ड और रियल एस्टेट, उसमें 66% ऑफ आवर हाउस होल्ड सेविंग्स गोज इनटू रियल एस्टेट and gold. 34% of it is only going towards financial assets. उस 34% में 40% goes into the banking. 10%, 5% comes into the mutual funds. अपना टारगेट है, while बैंकिंग डिपॉजिट्स का टारगेट है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में जो जा रहा है उसको मोनिटाइज करके वो पैसा बैंकिंग सेक्टर में आना बहुत जरूरी है। इसमें केक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सही है। बात। तो बैंकिंग सेक्टर को इतना वरी नहीं करेंगे, और नहीं वरी भी है। जो लोग ड्राइव कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर आज, उनको मेन इतना वरी नहीं है कि उनका डिपॉजिट्स म्यूचुअल फंड में आ रहा है। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आपको विश्वास है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो AUM है वो 20 साल में भारत की GDP का 50% हो जाएगा। तो ये ज़रा समझाइए, अगर आज हम 75 लाख करोड़ पे हैं रफली,
तो किस तरह की ग्रोथ आप देखते हैं अगले 20 साल में? जैसा आपने देखा है 2017-18 से 2014 देखिए, उस समय 10 लाख करोड़ हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। आज का तारीख में जैसा आपने कहा 75 लाख करोड़ से ज़्यादा है, 75 लाख 60,000 करोड़। And the growth was quite phenomenal. While the GDP growth, as we're looking at, is going at the pace of around 6.8 to 7%. Annually, mutual fund का growth जो है, it will double. जैसा 15% to 20% growth हो रहा है on an annual basis. If you're going by that rule, like if I'm going at a double from what the GDP growth is, तो automatically 10-15 साल में हम लोग 50% आराम से पहुंच जाएंगे। एक ये है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप 2047 में अपन विकसित भारत के लिए अपन ड्रीम कर रहे हैं, अपन एम कर रहे हैं, एंड वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग इट। आज का तारीख में म्यूचुअल फंड्स का एज ए परसेंटेज टू जीडीपी इज 22%। इफ यू लुक एट द डेवलप्ड वर्ल्ड जैसे यूएस, or you look at Australia, you look at UK नहीं, US, Australia, Canada, these are the countries where your assets under management is more than 130% of the GDP. On an average globally, and we are 22%. We are 22%. On an average globally, it is 65%. We are aiming to become a developed country by 2047. तो अपन तो मिनिमम 65% तो होना ही होना है। एंड थर्ड, वेल फर्स्ट पॉइंट मैंने जैसे बताया था कि द ग्रोथ इज हैपनिंग फॉर द फास्टर पेस। सेकेंड, वी हैव द ह्यूज गैप बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री एंड अस। थर्ड, वी आर द वे इन विच द इंडस्ट्री इज डूइंग, लाइक बी इट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स, स्प्रेडिंग द इन्वेस्टर अवेयरनेस अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। जो ये क्या क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ, बट वी आर डूइंग दैट इंटेंसिवली। एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस, पीपल लाइक यू, इंस्टीट्यूशंस, द मीडिया, एवरीवन इज ऑल डूइंग इट टुगेदर, individually and collectively. We are doing these investor awareness programs, so that's going to add the people who are going to be in this journey. The fourth, the transparency that is being brought in all these investments that we do is one of the most amazing thing. I mean, आप recently value research में सर्वे किया था, उस सर्वे में ये कहा गया है कि ग्लोबली यूएस और इंडिया, ये दोनों देश का डिस्क्लोजर्स आर वन ऑफ द बेस्ट। सो ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें तो कोई उसमें तो सबसे बेस्ट है। एंड देन ट्रैक रिकॉर्ड, जैसा आप देख रहा होगा, अभी 30 साल हो गया, बल्कि 1964 में 1965 में यूटीआई पैदा हुआ, बट 1995 से यदि लेंगे 30 इयर्स का लास्ट 30 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड, कई म्यूचुअल फंड्स का स्कीम्स का तो 21-22% कंपाउंडिंग आया था, तो दे हैव गॉट अ फैंटास्टिक ट्रैक रिकॉर्ड। पर कोई रहा नहीं ना सर, बहुत फ्यू लोग, उसलिए एक आपके सीईओ ने मुझे कहा कि उनके एक फंड में केवल 23 लोग रहे। करेक्ट, 30 इयर्स। करेक्ट। तो उस समय क्या होता है, अवेयरनेस इज समथिंग विच वाज लैकिंग। पीपल वर नॉट अवेयर। रिस्क एवर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप शॉर्ट टर्म देखेंगे तो प्रॉफिट दिख गया तो पीपल इमीडिएटली पैसा कन्वर्ट कर लेते थे। आज का तारीख में लोगों को समझा रहे कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्रॉपर। So these all things are, people will understand once there is a literacy, there is an awareness about the programs. और ये तो एक लंबी जर्नी है, उसमें कोई मतलब इंस्टीट्यूशन की गलती नहीं है, लेकिन हमारा शायद जो बिहेवियर है एग्जैक्टली वो बदलना पड़ेगा। क्योंकि आपने जैसे कहा, और मुझे याद है कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको सुना था, हाल ही में आप कोलकाता गए थे, मैं भी था वहाँ, और बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया वहाँ पे कि किस तरह से एम्फी एक डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन हो गई है।
और एक आपने एक बहुत एक्सटेंसिव सर्वे किया, उस पर भी आऊँगा मैं, लेकिन मेरे एक दो सवाल हैं आपसे। आपके खुद का डेटा दिखाता है कि SIP खुल रहे हैं, धड़ल्ले से खुल रहे हैं, लेकिन बंद भी हो रहे हैं, और जो टाइम लोग दे रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, वो शायद पहले 1.5 साल होता था, अब थोड़ा बढ़ा है। आपने बैंकिंग से आप आए हैं, लोग 5 साल की FD कर देते थे, अभी कोई 1.5 साल, 2 साल, 3 साल इन्वेस्ट के लिए नहीं रखना चाहता। और एक आपके इंडस्ट्री के एक CEO ने कहा शो पे कि हमारे लिए तो ये लिक्विडिटी कर्स बन गई, कि लोगों को पता है कि आपको 1 दिन में 2 दिन में पैसे आपके इतने आराम से आ जाएंगे कि तो हर चीज के लिए विड्रॉ कर लीजिए, खरीद लीजिए। तो बोथ फ्रॉम अ बिहेवियरल पॉइंट, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस यू हैव इन योर लाइफ, ये चीज को कैसे आप मानते हैं? मतलब यंगस्टर्स को आप क्या एडवाइस देंगे? तो यंगस्टर्स को अभी जैसे एक पॉइंट है कि आपने कहा कि 1.5 साल 2 साल का इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है। SIP का अभी जो धीरे धीरे मेरा बिहेवियर पैटर्न जो देख रहा हूँ, दो पैटर्न्स देख रहा हूँ। एक जो है द एवरेज मेच्योरिटी पीरियड तो थोड़ा तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वुमेन इन्वेस्टर्स जो है उनका एवरेज मेच्योरिटी इज मच मोर देन द मेल investors. These are the two patterns that we are observing. Third important thing that we are trying to explain to the people at large is that you set your goals. हर जगह हम लोग यही कह रहे हैं कि आप अपना फाइनेंशियल गोल समझिए। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है? बेसिकली मेरा इंडिपेंडेंस कैसे आएगा मेरे को? मैं अपना खुद का फाइनेंशियल गोल सेट करता हूँ। मेरा बच्चे का एजुकेशन के लिए देखना है, मेरा शॉर्ट टर्म के लिए मेरा कोई फॉरेन टूर जाना है या डोमेस्टिक टूर जाना है, या मेरा घर बनाना है, कार खरीदना है, या मेरा रिटायरमेंट प्लान करना है। सो वी हैव आवर ओन फाइनेंशियल गोल्स। ये फाइनेंशियल गोल्स सेट करके उस हिसाब से मेरा SIP उसको चालू करना ज़रूरी है। जब ये पैटर्न गोल सेट करके मेरा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके मैं इन्वेस्टमेंट जब चालू करूँगा, ऑटोमेटिकली जो एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जो है बढ़ जाएगा। आज का तारीख में लोग धीरे धीरे समझ में आ रहा है, बट इतना इंटेंसिवली नहीं आया। जो SIP ने चालू किया, 1 साल चलाया, फिर तुरंत काट के पैसा दिख रहा है तो तुरंत काट के दे आर टेकिंग इट बैक। सो वो धीरे धीरे हम लोग समझा रहे हैं, भाई आप अपना गोल सेट करो एंड देन यू have the product and then withdraw, redeem and once you achieve your goal. क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं, चाहे आप SIP ले लीजिए, SIP या म्यूचुअल फंड, अब दोनों एक ही टर्मिनोलॉजी हो गई है, कि अभी भी, एंड मे बी बिकॉज एफर्ट भी वही था इंडस्ट्री का, कि इसे एक इक्विटी एसेट क्लास लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट देखा जाता, और जो फोकस शायद डेट की तरफ भी होना चाहिए था, वो उतना नहीं आया। क्योंकि आज भी बैंकिंग सेक्टर साल में 25 लाख करोड़ ऐड करता है 1 साल में। तो कहीं ना कहीं हम सेवर हैं FD या सेविंग्स अकाउंट के, और सीधा वहां से हमने जंप मार दी SIP में, इक्विटी में, और जो बीच में जो इतने सेम रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, सेम ट्रांसपेरेंसी के जो इतने डेट प्रोडक्ट्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स ने हमेशा यूज किया, लिक्विड फंड्स या आपके जो जितने टाइप के बॉन्ड्स हैं, क्या आपको लगता है कि उस स्पेस को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? विवेक जी, परसों मैं दिल्ली में था प्री बजट डिस्कशंस के लिए, और हमको आमंत्रित किया कि आप प्री बजट के लिए आप अपना रिक्वेस्ट जो भी है आप प्रेजेंट करो। मेरा फर्स्ट रिक्वेस्ट वही था कि फिक्स्ड इनकम जो इंडेक्सेशन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो पहले था, वो आजकल विड्रॉ हो गया, तो काइंडली रीइंस्टेट। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा विवेक जी, कि
आज का तारीख में बॉन्ड मार्केट जो है 53 लाख करोड़ का बॉन्ड मार्केट है इंडिया में, इंडियन बॉन्ड मार्केट. Point number one. Point number two is, during the last 1 year, the issuances were around 11 lakh crores. इसमें जो म्यूचुअल फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट्स है, that would be approximately around 4 to 5 lakh crores. ऑलमोस्ट हाफ. उसमें द रिटेल इन्वेस्टर्स का हाथ बहुत है. जबकि आप फिक्स्ड इनकम का जो पोर्टफोलियो हमारा देख रहा है, उसमें लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स रहता है. बाकी जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बाकी सब में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स. इसमें ETF लीजिए या ETF लीजिए या आप डायरेक्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लीजिए, इन दोनों में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन जो हो रहा है मार्केट में, यदि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इट इज़ थ्रू द म्यूचुअल फंड स्पेस. This is the reason why we made a small pitch before the government of India saying that kindly restore, because today when we are moving towards a Vikshit Bharat, the capital requirement is very much there, not just in the form of equity, we need in the form of debt also. Absolutely. And the debt component is good to have majority of it coming from the banking sector. It's always a welcome. 240 lakh crores is what is coming from the banking sector. But it's always good for the people to go to the markets and raise the money. और the bond market में आज का तारीख में सिर्फ AAA rated और AA rated bonds छोड़ के बाकी कोई नहीं है. आप डेवलप्ड मार्केट्स देख लीजिए, उसमें हाई ग्रेड बॉन्ड्स जैसा अपना इंडिया मार्केट में है, but there is another very big market what we call as a high yield market. High yield माने low grade but they give you higher returns. वो वाला मार्केट बहुत बड़ा है और रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन भी रहता है. सो वो डेवलप करना जरूरी है. आई एम नॉट ब्लेमिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट फिक्स्ड इनकम इज नॉट गोइंग बिकॉज ऑफ दैट, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन. हम लोग, जैसा आप बिल्कुल सही कहा, वी आर मार्केटिंग इट, और बीच में हम लोग फिक्स्ड इनकम सही है करके वो कैंपेन भी चालू किया. एंड वी आर ट्राइंग टू अगेन फर्दर प्रोपगेट इट सो दैट पीपल विल अंडरस्टैंड दैट देयर इन्वेस्टमेंट्स आर सेफ, एट द सेम safe to a larger extent. More stable. They're subject to market risk. Correct. But at the same time, if you're not a conservative player, then this is a product is available where the risk is relatively less. I'm not saying there are no risks, but there's relative. We are marketing this as well. And the point that you made is absolutely right, because 2017 में मैं डेटा देख रहा था, उस समय फिक्स्ड इनकम और इक्विटी मार्केट्स का बराबर थे. आज का तारीख में 10 लाख करोड़ बराबर थे. आज का तारीख में इक्विटी का 34 लाख करोड़ हो गया. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इक्विटी, हाइब्रिड और सब छोड़िए. एंड ये 10 लाख करोड़ जो फिक्स्ड इनकम वाला वो 17 लाख करोड़ हुआ. 1.7 टाइम्स जब इसका ग्रोथ हुआ, उसका 3.3 टाइम्स ग्रोथ हुआ. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. आवर फोकस ऑल्सो इज टू सी हाउ वी कैन डू इट. And we have also requested the government to give us some support in the form of tax incentives. जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है अपना इक्विटी में, वैसी तरह इसमें भी दीजिए करके हमने रिक्वेस्ट किया. अच्छा, इसका एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो आपने शॉर्ट टर्म का तोड़ रहे लोग करके, उसमें एक और पॉइंट था कि आपने देखा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है 1 साल का बाद 12.5% का टैक्स लगता है. पहले क्या था 3 साल 5 साल. तो अभी लेटेस्ट हमने ये भी रिक्वेस्ट किया, 5 साल से ऊपर यदि आप कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से विमुक्त कर लीजिए, वेव कर लीजिए, ताकि इन्वेस्टर जो है लॉन्ग टर्म रहेगा. जब आपको वो फ़ायदा दिखेगा तो आप क्या सोचेंगे, 5 साल से मेरे को अभी ज़रूरी नहीं है, काट प्रीमेच्योर लेने से या रिडीम करने, री इन्वेस्ट करना, वो बंद करेंगे. आप 5 साल रखेंगे ताकि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का वेवर रहेगा. तो वो भी रिक्वेस्ट हमने गवर्नमेंट पे पेश किया. वी मेड अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक और जो बड़ी चीज़ आपने की है हाल ही में, क्योंकि आप जब से आपने चार्ज लिया, यू हैव बीन वेरी
कॉग्निसेंट के जो एडवाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो भी कहिए, बहुत ही कम है हमारे देश में, और हमारे साइज़ को देखते हुए, और कई एडवाइजर्स ऐसे हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया, लेकिन वो इतने कम हैं कि इतने सारे लोगों तक हम कैसे पहुँचे। आजकल कई यंग लोग हैं, और आपके सर्वे में भी ये दर्शाया कि इंटेंट है, लेकिन पहला स्टेप नहीं ले पाते, क्योंकि हर जगह एडवाइजर्स नहीं है आपके पास। अच्छी बात यह है कि अब आप जिस बैंक से आए, उस बैंक की इतनी रीच है, पूरी कोशिश हो रही है। अभी आपने MOU साइन किया है 1 लाख पोस्टमैन को ट्रेनिंग देने का। मैं मानता हूँ कि बहुत ही सराहनीय चीज़ है, क्योंकि हमें खोजने पड़ेंगे कि कहाँ से। बोलना आसान है कि हमारे पास 1 लाख ही हैं, लेकिन एक तरफ ये चैलेंज है कि लोगों को लाएं, दूसरी तरफ जो उनसे जब बात करें तो कहते हैं कि हमारे पास जो इंसेंटिव है वो इतना कम है, और अब रेगुलेटर और कम करने की बात कर रहे हैं कि हम छोटे निवेशकों को कर ही नहीं सकते हैंडल। इस पर आपकी क्या राय है? विवेक जी, इसमें आपका बिल्कुल सही है। हमारे पास अभी 3 लाख प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उसमें एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स कम है, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव डन ए फिनोमिनल जॉब। आज का ग्रोथ जो भी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव प्लेड ए मेजर वाइटल रोल, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और उसी कारण, जैसा आपको मालूम है कि हम पार्टनर्स इन एक्सेलेंस प्रोग्राम करके हमने लास्ट ईयर ही चालू किया था, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को AMFI एज ए ट्रेड बॉडी स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग देम। सो पहली बार हमने किया था ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी पता लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमको रिकग्निशन मिल रहा है। पहले ये किया। सेकेंड स्टेप, इसको बढ़ाने के लिए, जैसा आप बिल्कुल सही कहा, बैंकर्स को भी रिक्वेस्ट किया, RRB से भी बात कर रहे थे। एंड एक और चीज़ हम लोग देखा कि पोस्टल डिपार्टमेंट, जिसका पास अदर इनकम जो है वो कम है, और उनको वो भी बढ़ाने के लिए कोशिश जारी रही। तो उस दौरान हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट वाले से मुलाकात हुआ, और उनका पास 4.5 लाख का पोस्टल पीपल है, उसमें 25% करीबन 1 लाख लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्ट करने के लिए उन लोग तैयार हो गया था। तो हम लोग MOU साइन किया। इसमें फेज्ड मैनर हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश जारी, क्योंकि पहले उन लोग को ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग करने के बाद NISM पास करवाना है, उसका बाद AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर AMFI में रजिस्टर कराना है, उसका बाद प्रोडक्ट समझाना है, उसका बाद प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको बेचना है। दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस। हम लोग चालू किया एज ए पायलट प्रोजेक्ट। फर्स्ट 35 लोग को 34 लोगों को ट्रेन किया था 2 दिन के लिए, 19 लोग पास हो गए। ओह, वेरी गुड। ये टफ टेस्ट है, NISM 5 सीरीज़ का टेस्ट है, 5A, वो पास होना है। और नॉर्मल कोर्स में 50% से अच्छा पास होगा तो अच्छा करके लोग खुश रहते हैं, लेकिन इन लोग 19 लोग पास हुआ, और अभी 95 लोग, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं। सो एक कोशिश जारी है कि हम लोग इसका पोस्टल डिपार्टमेंट का लोगों को यूज़ करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सोच रहे हैं कि ये Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में पहुंचना है, और लोग जिसके ऊपर विश्वास रहता है, उन लोग यदि कह रहे हैं तो पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग इट अप। उसीलिए ट्रस्ट फैक्टर जो है बहुत ही ज़रूरी है। और पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टमैन से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कोई नहीं रहेगा B2 और Tier 2 और Tier 3 सिटीज, इसलिए उन लोगों से टाइड। बट एक चीज़ और कर रहे हैं हम लोग कि उसमें रिलेटिवली लेस रिस्कियर प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है म्यूचुअल फंड में एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए, मॉडरेट प्लेयर्स के लिए, कंजर्वेटिव प्लेयर्स के लिए, सबके लिए सब तरीका, सब गोल्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स है। उसीलिए हम लोग ये तय किया था पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ कि अपन लेस रिस्कियर प्रोडक्ट्स शुड बी मार्केटेड बाय दिस पोस्टल डिपार्टमेंट पीपल टू द पीपल एट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इन एडिशन वी आर डूइंग वेरियस प्रोग्राम्स टू एंश्योर दैट वी स्प्रेड इट। जैसा हम लोग 4 स्टेट्स अडॉप्ट किया, आपने देखा होगा, वी हैव अडॉप्टेड 4 स्टेट्स। उस स्टेट्स में भी
कॉलेजेस में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को लिटरेसी प्रोग्राम्स करके उन लोग के साथ पहले टेस्ट पास करा के, फाउंडेशन टेस्ट, उसका बाद जो इंटरेस्टेड है उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे के NISM पास करा रहे हैं उन लोग को. So we are creating distributors not just by postal department, but by doing this adoption of the states. We entered into tie-up with marquee institutions like IIM Bodh Gaya, IIM Shillong, IIM Visakhapatnam, and XIM Bhubaneswar. उनका थ्रू हम लोग ये लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं. पर क्या, जो मेरा दूसरा सवाल था वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है. अच्छा, हाँ, इंसेंटिव स्ट्रक्चर आपने बिल्कुल सही कहा विवेक जी कि अगर आपकी भी मैं लिस्ट देखूं टॉप 100 की जो आप डालते हैं एमफी, हाँ, मेरे ख्याल से इट मस्ट बी अकाउंटिंग फॉर बल्क ऑफ द. करेक्ट. उसीलिए ये जो आपका बिल्कुल सही कहा कि छोटी SIP या छोटा यदि अमाउंट यदि कलेक्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनकम थोड़ा कम रहेगा. लेकिन इसमें दो चीज़ किया था. एक, जो छोटी SIP के लिए जो भी लाएगा यदि 2 साल रहेगा 250 रुपया का, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को 500 रुपया का इंसेंटिव दे रहे हैं. So that will be in addition to the normal commission that we paid. Second, अभी आपने देखा होगा सेबी ने अप्रूव किया कि टायर B30 सिटीज़ जो बियॉन्ड दिस टॉप 30 सिटीज़, वहाँ से जितना इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स जो आएगा उनका इन्वेस्टमेंट्स में 1% सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 2,000 रुपीज़ विल बी गिवन एज ए कमीशन, एडिशनल कमीशन. इसके अलावा वुमेन इन्वेस्टर्स जो भी पहले बार आएंगे उनका अक्रॉस द कंट्री, नॉट जस्ट इन टॉप B30, इट इज T30 एंड B30, एडिशनल कमीशन दे रहे हैं. सो दीज आर सर्टेन स्मॉल एडिशनल इंसेंटिव्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड सो दैट देयर इज एन अट्रैक्शन फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ब्रिंग द मोर एंड मोर पीपल इनटू द कम्युनिटी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट विवेक जी, आपने देखा होगा अभी पहले कहा आया है कि उसमें नहीं, अभी पहले कहा आपने कि 30 साल पहले जो इन्वेस्ट किया आज का तारीख में करोड़ रुपया का हो गया जो. सो मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर जो पहले लाएगा वो पैसा और वो 30 साल का यदि एग्जाम्पल हमें, तो वो उनका वो फ़ायदा डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलता है. क्योंकि आज का तारीख में जब मैं किसी इन्वेस्टर को ला रहा हूँ और इन्वेस्टर यदि 5 साल रहा और उसमें मार्क टू मार्केट जो भी बेनिफिट्स उसको मिल रहा है, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूटर को वो 5 साल भी मिलेगा. बिल्कुल. तो देर आर सर्टेन इंसेंटिव्स while there is going to be certain challenges like what you're talking about, PER, जैसा सेबी का जो सर्कुलर. Having said that, we are trying to make it as attractive as possible because we appreciate the efforts that are being put in by the distributors to bring the people into the investment community. अब सर्वे पे आते हैं. हाँ सर, क्योंकि आपने इतना एग्जॉस्टिव सर्वे, ये सेबी ने रिलीज़ किया था सर्वे, एमफी ने इसे लीड किया, कई मार्केट इंस्टीट्यूशंस, एक्सचेंजेस ने इसका साथ दिया, और देखिए 90,000 हाउस होल्ड्स को सर्वे किया गया और इनमें से 1,000 गांव में थे. 1000 विलेजेस से भी हाउस होल्ड देखे गए और 400 सिटीज़ में ये कैरी आउट हुआ. तो एक इतना बड़ा सर्वे शायद मैंने तो अपने 31-32 साल में नहीं देखा, लेकिन बहुत एग्जॉस्टिव सर्वे था और बहुत अच्छी फाइंडिंग्स आई. मैं दर्शकों के लिए थोड़ा उन्हें सिनॉप्सिस भी करता हूँ, फिर आपसे सवाल भी पूछता हूँ. 63% जो हाउस होल्ड थे, यानी कि 213 मिलियन घर, हाउस होल्ड्स, ये अवेयर थे कम से कम एक कैटेगरी के मार्केट इंस्ट्रूमेंट के. लेकिन केवल 9.5% हाउस होल्ड, यानी कि 32 मिलियन हाउस होल्ड ने एक्चुअली इन्वेस्ट किया. इसके साथ एक और चीज ये है कि अगले एक साल में 22% करना चाहते हैं. तो ये दर्शाता है जो एफर्ट्स आपने कहा कि जो हुए. लेकिन रूरल में अभी भी बहुत कम है पेनिट्रेशन. अर्बन में
अच्छी खासी है 15%। लेकिन जो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी कि कईयों ने ये माना, और खासकर जेनजी ने भी, कि हमें कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, हम जानते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, और हमारी प्रायोरिटी कैपिटल प्रोटेक्शन है। कितना मतलब हम सोचते हैं यंग लोग हमसे ज़्यादा रिस्क ले पाते हैं, लेकिन अगर आप इस सर्वे के कुछ और पहलू या जो टॉप 2 या 3 लर्निंग्स जिन्होंने आपको चौंकाया, ये ज़रा बता पाए। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट विवेक जी आपने कहा कि रिस्क एवर्शन जो लोगों को में है, कैपिटल प्रोडक्शन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द रिस्क एवर्शन। रिस्क एवर्शन इज, मेरा हिसाब से कोई भी रिस्क तो लेना ही है लाइफ में। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिस्क को आई शुड आइडेंटिफाई। मेरा अपना रिस्क मेथोडोलॉजी में फ्रेमवर्क, जो भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट जो भी जिसका भी फ्रेमवर्क है, मेरे को पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना है। यह रिस्क तो मेरे को लेना ही लेना है, ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो रिस्क में आइडेंटिफाई करना है, और उसका एक्सेप्टेबल रिस्क है, नॉट एक्सेप्टेबल रिस्क है, ये तो मैं आई हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। जब एक्सेप्टेबल रिस्क है तो आई हैव टू टेक दैट रिस्क, रिवॉर्ड क्या है उस हिसाब से मेरे को इन्वेस्ट करना। ये सब करने के लिए जैसा मैंने कहा, देन मिटिगेंट्स एंड ऑल द स्टफ, जो फ्रेमवर्क में आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बट ये सब करने के लिए अवेयरनेस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। Oh, financial awareness, I am happy to see this report that people are aware. Aware, yes. But converting this awareness into action is something that we need to do it. उसके लिए ये literacy programs, technology, ये all these adoption of the states, जो भी हम लोग कर रहे हैं, these are all will lead to in that particular direction. So हाउ इंटेंसिवली वी गोइंग टू डू इट, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है करके कैंपेन हमने जो चालू किया 2017 में, उस दौरान 1 करोड़ इन्वेस्टर को अभी आज तक तारीख तक 5.5 करोड़ का इन्वेस्टर हो गया, क्योंकि लोगों को समझ में आया क्या करना क्या नहीं करना है। बट इसको बड़ा करना है, तो अवेयरनेस को आई नीड टू कन्वर्ट। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हुआ था, दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन को फाइनेंशियल वेलबींग कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कई तरह का प्रोडक्ट्स करें, एंड सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट एक तो आप भी बताया था कि फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट, वो भी हमको समझाना पड़ेगा कि आप रिस्क एवर्स है, बट आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, आपको रिटर्न अच्छा होना है, कम रिस्क लेना है, तो आप फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट लीजिए जिसमें थोड़ा रिलेटिवली बेटर इनकम। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये जो प्रोग्राम जो कंडक्ट करना जरूरी है। सेकेंड, टेक्नोलॉजिकली savvy होना। जेन जी जो है, बहुत आज का तारीख में वो मोबाइल लेके उसी से काम करना चाहता है, कुछ और तरीक़े से नहीं करेगा। आपको यदि आपको कम्युनिकेट करना है अपना लेसन्स जो है, फाइनेंशियल लेसन्स, वो भी अपना मोबाइल में ही देखना चाहता है। यदि आपको इन्वेस्ट करना है, वो मोबाइल में ही इन्वेस्ट करना चाहता है। कोई भी चीज़ करना है तो मोबाइल से ही करेगा, वो कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेगा। तो अपन को उस दौरान हमको कम्युनिकेट करना है, मेक द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑल्सो ईजी, जैसे KYC करना है, विड्रॉयल करना है, इन्वेस्ट करना है, जो भी हर चीज़ हमको वही उसी तरीके से करना है टू रीच द जेन जी। बट इट कैनॉट बी वन अप्रोच, देयर हैज़ टू बी मल्टीपल अप्रोचेस टू रीच दिस पीपल, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट वी आर लुकिंग एट। But the most important thing is we need to reach out to the people and explain to them that for investment and withdrawal it is easy. कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यंगस्टर्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट, यंगस्टर्स क्यों, कोई भी, वो सेफ्टी देखेगा, वो रिटर्न्स देखेगा, लिक्विडिटी देखेगा, और तो और ये रेगुलेटेड मार्केट है कि नहीं देखेगा। ये सब चीज़ को यदि टिक मार्क करना है अपन को, तो म्यूचुअल फंड बिकम्स वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। आई एम नॉट सेइंग इज द ओनली प्रोडक्ट, बट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली सो। ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, 3 T's is what will lead the people to bring to us,
and literacy programs will help us to do it. There is no alternative to it. Let us be very clear. There are no shortcuts. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खासियत ये है कि शुरू के साल में छोटे शहर, छोटे गांव, मैं जिनसे भी मिला हूँ सबकी एक एक कहानी होती है, कहाँ से शुरू किया, छोटे गांव से, क्योंकि उसकी रीच ऐसी है उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो आपकी ऐसी क्या कहानी, कहाँ से आपने कोई ऐसी, आपका स्टिंट बड़े जैसे बड़े बड़े होते रहे तब तो चलिए आप बहुत बड़े शहरों में रहने लग गए, लेकिन शुरुआत जैसा आपने कहा, मेरा 37.5 ईयर्स सर्विस था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उस दौरान मैंने करीबन 16 जगह काम किया, और सबसे अच्छी बात है स्टेट बैंक में हर तरीक़ा का एक्सपोजर भी मिलता है, जैसा भी रिटेल, इंटरनेशनल, ट्रेजरी ऑपरेशंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, हर तरीक़ा का एक्सपोजर मिलता है। उस दौरान जैसा मैंने सब एक्सपोजर्स मिला, लेकिन एक असाइनमेंट जैसा मेरे सबसे, जैसा आप कह रहे थे, एक असाइनमेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है वो रूरल असाइनमेंट था। हम लोग का सबको मैंडेटरी रहता था, जो भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बन के बैंक में ज्वाइन करते थे, 2 साल के लिए हमको रूरल असाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उस दौरान मैंने एक छोटा सा गांव कौवा कोड़ा करके छत्तीसगढ़ स्टेट में, अभी जो छत्तीसगढ़ स्टेट उस दौरान मध्य प्रदेश था, उस गांव में मेरा पोस्टिंग हुआ। उस गांव में 900 लोग रहते थे। मेरे को ढंग का घर भी नहीं मिलते थे, बट वो सबसे सेटिस्फाइंग असाइनमेंट मेरा रहा। क्योंकि इसीलिए सेटिस्फाइंग असाइनमेंट था कि हम लोग IRDP लोन, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम करके उस समय रहते थे, जिसमें सब्सिडी 2,500 रुपया मिलता था, 5,000 रुपये का लोन देते थे एक गाय या भैंस खरीदने के लिए। और पूरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल को हम लोग वो लोन्स दे के उनका पास बैठ के समझा के उसको कमाए, रोज़गार मिलता था उसका वजह से। क्यों? एक तो लोन देना एक तो काम है हमारा, बट लोन दे के उनको सिखाना है, उनको बोलना है कि भैया ये इससे जो पैसा जो मिल रहा है उससे आपका रोज़गार ही चलेगा, आप उस पैसा को वापस करोगे फिर दोबारा आपको सब्सिडी मिलेगा। छोटा सा फाइनेंशियल इंक्लूजन है उस समय अब दौरान हम लोग करते थे। इतना सेटिस्फाइंग मिलता था, क्योंकि जो पुअर पर्सन है थोड़ा उसका अपग्रेड होता था। मैंने यूज्ड टू बी एटलीस्ट मेक हिज ओन डेली अर्निंग्स। उसका बाद उसका बड़ा दुकान खोलता था, उसका बाद किराना शॉप खोलो। तो वो बढ़ते बढ़ते 2 साल के अंदर जो अंतर्गत मैंने कुछ देखा, दैट वाज द मोस्ट सेटिस्फाइंग असाइनमेंट दैट आई एवर हैड। While I had various assignments, as I said, 5,000 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ भी बहुत सारे चीज़ फाइनेंस किया, बट ये वो छोटा असाइनमेंट जो है दैट गिव्स अस मोर सेटिस्फैक्शन। और वही अभी एक्सटेंशन हो रहा है, जैसे अभी एमफी में CEO बन गया, छोटी SIP मानिए, फाइनेंशियल लिटरेसी और Tier 2 Tier 3 जाना, छोटे शहरों में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करना है लोगों में। विवेक जी आप तो कर रहे हैं, आप जितना फाइनेंशियल लिटरेसी कर रहे हैं, हम एमफी भी बहुत ज़ोर से कर रहे हैं। जैसा म्यूचुअल फंड सही है प्रोग्राम जो 2017 से जो चालू किया, बहुत इंटेंसिवली हम लोग कर रहे हैं। बट ये जो अवेयरनेस जो आ रहा है वो अभी भी पेनिट्रेशन जो है पूरे तरीके से नहीं हुआ। लोगों को आज का तारीख में फाइनेंशियल गोल्स क्या है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या क्या है, वो जानकारी नहीं है। जबकि अपना पास 80% लिटरेट पीपल है अपना भारत देश में, फाइनेंशियल लिटरेट्स ओनली 27% है। तो वो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम जो कंडक्ट करते हैं उसका सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है, उस 1992-94 में जो मैंने गांव में जो सेटिस्फैक्शन मिला, वो सेटिस्फैक्शन अभी भी मिल रहा है। गरीब इंसान को भी लोन दिए जैसे आपने कहा, और जब आप इंटरनेशनल बिजनेस और DMD लेवल पे गए, बहुत अमीर लोगों को भी आपने लोन दिए, कंपनियों को भी लोन दिए होंगे। इंटरनेशनल बिहेवियर किस तरह से लोगों का है जो आपने डेटा दिया। क्या आप मानते हैं कि अगर आपको वेल्दी बनना है
तो कुछ हिस्सा तो आपको रिस्क द्वारा इक्विटी में लेना पड़ेगा। क्या ये डिफरेंस रह जाता है डेवलप्ड जो देश बन गए, क्योंकि उनके पास ये स्ट्रक्चर थे, जैसे यूएस में वो 401k प्लान चेंज्ड एवरीथिंग, क्योंकि हर महीने पैसे गए इक्विटी में चढ़ते रहे, जब रिटायर हुए लोग तो इतने वेल्दी रिटायर हुए। तो ये आप मानते हैं कि बिकॉज यू हैव सीन सो मच ऑफ द वर्ल्ड, और हम लोग एस्पिरेशनली देखते ज़रूर हैं हर साल वो जो टॉप लिस्ट आती है रिच लोगों की, और वो ज़्यादा नहीं बदलती क्योंकि वो इन्वेस्टेड है इक्विटी में, कंपाउंडिंग से बनती जाती है, वो लोग वहीं रहते हैं। आपने बहुत बिल्कुल सही कहा कि जो रिच पीपल है उनका पैसा सब अपने इक्विटी में ही है। कोई ऐसा नहीं देखा होगा अपन कि उनका पैसा बैंक में डिपॉजिट में है उसलिए रिच हुआ। देयर मनी इज इनटू द इक्विटी, और रिस्क लिया, एंड देयर इज अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा रहता है। रिस्क ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिवॉर्ड होने का चांसेस ज़्यादा है, बट वी नीड टू बी बैलेंस्ड। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीथिंग शुड बी टेकन रिस्क, वी शुड डू द रिस्की थिंग्स ओनली। वी नीड टू बैलेंस इट। थोड़ा हिस्सा जितना थोड़ा मैनेज रिस्क कर तो सकें लेना रिस्क। पहले सबसे इम्पोर्टेंट है जेंजी के लिए और सबके लिए, कि मैं पहले सेव करूंगा बाद में खर्च करूंगा। ये नहीं कि खर्च करने के बाद, जैसे मैंने शुरू में तो हमारा करियर में चालू एक था कि मेरा खर्च करने के बाद जो बचा है वो सेव ढंग से करना है। आज का तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे को कितना सेव करना है वो डिसाइड करना है, उसका बाद बाकी पैसा खर्च करना है। दैट शुड बी द बेसिक प्रिंसिपल विच वी शुड स्टार्ट। वॉरेन बफे भी वही कहा, सेव फर्स्ट एंड देन इन्वेस्ट एंड स्पेंड लेटर। सो उस प्रिंसिपल में कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्या मेरा गोल्स है, उस हिसाब से इक्विटी में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप हिस्ट्री देखेंगे, ऑल्दो ऑफ कोर्स आई एम नॉट से दैट हिस्ट्री विल रिपीट इन द फ्यूचर ऑल्सो, बट इफ यू लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द लास्ट 30 years, one asset class that has given us a better return, if you look at gold, if you look at bank deposits, you could look at real estate, you look at arts and crafts, and of course you look at the equity. If all these asset classes where I can invest, the one asset class which has given the best return is equity. So, but only point that all of us should know is, you and I and all of us have strong belief that our country is going to become a developed world by 2047. बिल्कुल। And if you and I want to be a part of this growth story, we need to stay invested in the growth companies in the form of equity for a long term. कोई अच्छी चीज, But these are all subject to market risk. We should not be panicky, but we should stay put. जैसे कहते हैं कि कोई भी सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता। Absolutely. आपने भी इतनी लंबी जर्नी आपने की और अभी भी चल रहे हैं उसी पाथ पर। चलसानी साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच मैं विवेक जी। आपको बहुत बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि जो अब तक आपने किया है, अभी आगे जर्नी बहुत लंबी है, और इसलिए आपको भगवान पूरी शक्ति दे कि इसी तरह से आप करते रहें। देश को बदलना है, लोगों को लेके आना है, इन्वेस्ट करने, जिससे कि वो भी वेल्थ बनाने में उतने ही उनको चांस हो जो बाकी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो इतना नेक काम कर रहे हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, आई एम श्योर यू विल be the part of this growth story of this country and make the country prosper. God bless you. And God bless all of us. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir.